नमस्कार। आज हम मनोविज्ञान कक्षा 12 के पहले अध्याय के भाग 3 का अध्ययन करेंगे। पिछले भागों में हमने बुद्धि के सिद्धांतों और बुद्धि के मापन हेतु विभिन्न परीक्षणों को जाना और समझा। इस भाग में हम संस्कृति तथा बुद्धि, सांवेगिक बुद्धि, विशेष क्षमताओं एवं सृजनात्मकता के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं संस्कृति तथा बुद्धि की। संस्कृति और बुद्धि की जब भी हम बात करते हैं तो हम ये देखते हैं कि हमारी बुद्धि क्या अलग अलग संस्कृति में अलग अलग तरह से लोग बुद्धि का प्रदर्शन कर रहे हैं। यह एक हमारा मुख्य बिंदु है जो कि मनोवैज्ञानिकों के द्वारा अध्ययन किया गया है। सांस्कृतिक पर्यावरण बुद्धि के विकसित होने में एक संदर्भ प्रदान करता है। यदि हम स्टेनबर्ग के सिद्धांत को देखें तो उस सिद्धांत में सांदर्भिक बुद्धि को संस्कृति के उत्पाद के रूप में देखा गया है। याद करें स्टेनबर्ग के सिद्धांत को, जिसमें कि हम सांदर्भिक बुद्धि की बात करते समय बिजनेस इंटेलिजेंस की बात कर रहे थे। एक विशिष्ट संस्कृति के आधार पर, एक विशिष्ट परिस्थिति के आधार पर हम एक बुद्धिपूर्ण व्यवहार करते हैं। तो अलग संस्कृति है तो अलग तरह का बुद्धि या अलग तरह की विशेषताएं देखने मिल सकती हैं। वाइगॉट्स्की कहते हैं, संस्कृति एक ऐसा सामाजिक संदर्भ प्रदान करती है जिससे व्यक्ति रहता है, विकसित होता है और उसके आसपास के जगत को जानता है। आप देखिए कि जिस संस्कृति में हम रह रहे हैं उस संस्कृति की विशेषताओं को हम कैच करते हैं, उस संस्कृति की विशेषताओं को हम सीखते हैं और उन्हीं विशेषताओं को हम आगे बढ़ाते हैं। वाइगॉट्स्की मानते हैं कि उच्च तरह की मानसिक प्रक्रियाएं जैसे कि समस्या समाधान, चिंतन हमारी संस्कृति का प्रतिफल है। यदि हम देखें कि कुछ समाज जो कि तकनीकी रूप से विकसित समाज हम कह सकते हैं, वो इस तरह से अपने बच्चों का लालन पालन करते हैं कि उनमें तकनीकी बुद्धि को बढ़ावा मिलता है। उनको उस तरह से वो प्रोजेक्ट मेथड से या तकनीकों के माध्यम से वो सिखाते हैं तो उनकी बुद्धि तकनीकी बुद्धि की तरफ विकसित होती है। जबकि विश्व के दूसरे कुछ हिस्सों में जहाँ पे संस्कृति कुछ इस तरह की है कि जहाँ पे तकनीक से ज़्यादा सामाजिक संबंधों को महत्व दिया गया है, वहाँ पे सामाजिक संबंध बनाने संबंधी विशेषताओं को बुद्धि के लक्षण के रूप में माना जाता है। यदि हम भारतीय संस्कृति में, भारतीय परंपरा में बुद्धि की बात करें तो भारत में बुद्धि को समाकलित रूप में लिया गया है, इंटीग्रेटेड फॉर्म में लिया गया है और ये इंटीग्रेशन समाज, वैश्विक पर्यावरण के साथ मनुष्य का क्या संबंध है उस रूप में देखा गया है। इंटीग्रेशन इस रूप में भी हुआ है कि व्यक्ति का संज्ञानात्मक और असंज्ञानात्मक दोनों पक्षों को, असंज्ञानात्मक पक्ष जैसे कि अभिप्रेरण और संवेग, इनको भी बौद्धिक प्रक्रियाओं में समाकलित किया गया है। यदि हम बात करें कि भारतीय परंपरा में बौद्धिक क्षमता की क्या विशेषताएं स्वीकृत हैं, क्या मान्यताएं स्वीकृत हैं, तो उनमें से प्रमुख हैं संज्ञानात्मक क्षमता। दूसरे नंबर पे हम बात कर सकते हैं सामाजिक क्षमता का। हम देखते हैं कि हम भारतीय वसुधैव कुटुंबकम की धारणा को मानने वाले लोग हैं और हम सामाजिक संबंधों को बहुत अधिक महत्व देते हैं। तो सामाजिक क्षमताओं को भी हमने बौद्धिक क्षमता की तरह लिया है। इसके साथ ही साथ सांवेगिक क्षमता और व्यक्ति की उद्यमी क्षमता, व्यक्ति कैसे अपने समाज में संघर्ष करते हुए आगे बढ़ता है, कैसे वह उद्यम करते हुए आगे बढ़ता है, उस तरह की क्षमताओं को भी बौद्धिक क्षमता के रूप में लिया गया है। चलिए अब हम बात करते हैं सांवेगिक बुद्धि की। सांवेगिक बुद्धि पे बात करने से पहले मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछता हूं, उनके उत्तर खोजिएगा।
ये प्रश्न आपने कई बार सुने होंगे। कुछ लोग बोलने लगते हैं कि तुम रो रहे हो, रोना सांवेगिक कमजोरी है, इमोशनली तुम कमजोर हो। मेरा सवाल है, क्या रोना सांवेगिक कमजोरी है? क्या बार बार गुस्सा होना सामान्य है? क्या दुख पर नियंत्रण हमें करना चाहिए, या दुख आ रहा है तो उसको हमें सीधे साक्षी भाव से अनुभव करना चाहिए? क्या आश्चर्य प्रकट करना उचित है? क्या सांवेगिक बुद्धि और सामान्य बुद्धि अलग अलग होती हैं? इन्हीं प्रश्नों के उत्तर हम जानने की कोशिश करेंगे सांवेगिक बुद्धि के अध्ययन से। सैलोवी और मेयर, ये दो बड़े प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक हैं। इन मनोवैज्ञानिकों ने सांवेगिक बुद्धि पद को प्रस्तावित किया था। ये कहते हैं, अपने तथा दूसरे के इमोशंस को मॉनिटर करना, अपने तथा दूसरे के इमोशंस का परिवीक्षण करना, उनमें विभेदन कर पाना, उनमें अंतर जान पाना और इन अंतर से प्राप्त सूचना के अनुसार चिंतन तथा व्यवहारों को निर्देशित करने की योग्यता, यह समग्र रूप से सांवेगिक बुद्धि है। यदि हम बात करें, इसी परिभाषा को लेकर बात करते हैं, तो देखें कि उच्च सांवेगिक बुद्धि वाले व्यक्ति किस तरह के होते हैं, उनकी विशेषताएं क्या होती हैं, क्या वे उसी तरह से भिन्न हो सकते हैं जिस तरह से सामान्य बुद्धि में भिन्नताओं की चर्चा की गई है? तो पहली विशेषता तो यह है कि एक सांवेगिक रूप से अधिक बुद्धिमान व्यक्ति अपनी भावनाओं और संवेगों को जान पाता है। अपने साथ साथ वह दूसरे व्यक्ति की संवेगों और भावनाओं को जान पाता है। कैसे जान पाता है? वो उसके शरीर की भाषा को देखकर, उसकी आवाज को देखकर, उसके चेहरे की अभिव्यक्ति को देखकर। कई बार हम मुस्कुरा रहे होते हैं, लेकिन हमारे आंखों पे या हमारी जो भ्रुकुटियां हैं वो तनी हुई होती हैं और हम ये देख पाते हैं कि ये व्यक्ति मुस्कुरा जरूर रहा है, लेकिन ये गुस्सा भी प्रकट कर रहा है। तो क्या हम ये पहचान पाते हैं? यदि हम पहचान पाते हैं तो हम उच्च हैं, यदि नहीं पहचान पाते हैं तो इमोशनल इंटेलिजेंस पे हमारा स्तर कम है। अगली विशेषता है अपने संवेगों, अपने इमोशंस को अपने विचारों के साथ संबद्ध करना। और यह संबद्ध करना क्यों आवश्यक है? समस्या समाधान करने हेतु और निर्णय करने हेतु। जब हम अपने इमोशंस को अपने विचारों के साथ संबद्ध करते हैं तो हमें मालूम होता है कि हम इस इमोशंस में हैं, हम अभी गुस्से में हैं और गुस्से में हमें कोई महत्वपूर्ण निर्णय नहीं लेना है। यदि हम यह इस तरह का संबद्ध हम कर पाते हैं तो हम एक उच्च सांवेगिक बुद्धि वाले व्यक्ति हैं। अपने संवेगों की प्रकृति और उनकी तीव्रता और उनके प्रभावों को समझना, ये एक अगली विशेषता है जो कि एक सांवेगिक बुद्धि से में उच्च व्यक्ति में होती है। वह यह जान पाता है कि उसके संवेगों की तीव्रता का क्या प्रभाव होने वाला है। उसे मालूम होता है कि इस व्यक्ति के सामने यदि मैं गुस्सा व्यक्त करता हूं तो उसका क्या परिणाम होगा। इस व्यक्ति के सामने मैं स्नेह प्रदर्शित कर रहा हूं तो उसका क्या परिणाम होगा। इस व्यक्ति के सामने यदि मैं दुख प्रकट कर रहा हूं तो उसका क्या प्रभाव होगा। तो प्रभाव को भी जानना। और इसके बाद एक अगली विशेषता है कि दूसरों से व्यवहार करते समय एक व्यक्ति जो कि सांवेगिक बुद्धि में उच्च है, वह अपने संवेगों को नियंत्रित रख सकता है। एक बड़ा ही प्रसिद्ध कथन है, गुस्सा हो जाना आसान है, लेकिन सही व्यक्ति के सामने गुस्सा होना, सही मात्रा में, सही समय पर, सही उद्देश्य के लिए और सही तरीके से गुस्सा होना, यह आसान नहीं है। तो यहाँ यह कहना आवश्यक है कि हमें अपने संवेगों पर नियंत्रण करना आवश्यक है यदि हम अपने संवेग से, अपने व्यवहार से सामने वाले व्यक्ति या सामने वाले व्यक्ति के व्यवहार को भी प्रभावित करना चाहते हैं।
जिस तरह से सामान्य बुद्धि में व्यक्तिगत भिन्नताएं होती हैं कि एक व्यक्ति कम बुद्धि वाला होता है, एक व्यक्ति ज़्यादा बुद्धि वाला होता है, उसी तरह से सांवेगिक बुद्धि में भी व्यक्तिगत भिन्नताएं हैं। कुछ लोग ज़्यादा अच्छे तरीके से सांवेगिक संबंधों को समझ पाते हैं, संवेगों के प्रभावों को समझ पाते हैं, कुछ लोग कम समझ पाते हैं। अक्सर बात की जाती है कि IQ से ज़्यादा EQ महत्वपूर्ण है हमारी सफलता में। बहुत हद तक यह बात सच भी है। हालांकि IQ और EQ के विवाद में मैं यहाँ पे नहीं उलझना चाहूँगा, लेकिन यह बात सच है कि बुद्धि या IQ जहाँ संज्ञानात्मक पक्ष की बात कर रहा है, वही EQ हमारे संवेग और अभिप्रेरणाओं की बात कर रहा है। तो EQ निश्चित रूप से हमें मदद करता है कार्यों को अच्छे तरह से संपादित करने के लिए। हालांकि यदि हम भारतीय परिदृश्य के अनुसार बात करें, जिसमें बुद्धि को समग्र रूप में देखा गया है, जिसमें संज्ञानात्मक और असंज्ञानात्मक पक्ष दोनों को एक साथ रखा गया है, तो हम देखें IQ और EQ का कोई अंतर ही नहीं रह जाता है। चलिए, सांवेगिक बुद्धि के बाद अब हम बात करते हैं अभिक्षमता की। ये विशेष तरह की योग्यता है। अभिक्षमता को हम यूं समझ सकते हैं कि यह एक ऐसा संयोजन है जो व्यक्ति द्वारा प्रशिक्षण के उपरांत किसी विशेष क्षेत्र के ज्ञान अथवा कौशल के अर्जन की क्षमता को प्रदर्शित करता है। आप इसको यूं समझिए कि आज मेरी वो क्षमताएं जो मुझे कल प्रशिक्षण के बाद कुछ क्षमताएं अर्जित करने में मदद करें। आज मेरे अंदर कुछ ऐसे अंक गणित संबंधी कुशलताएं हैं जो आगे जाके मुझे गणित संबंधी विशेषज्ञता हासिल करने में मदद करें। आज मेरे अंदर कुछ ऐसी भाषा संबंधी योग्यताएं हैं जो आगे प्रशिक्षण उपरांत मुझे एक अच्छा लेखक बनने में मदद करें। आज मेरे अंदर कुछ ऐसी मैकेनिकल योग्यताएं हैं जो आगे जाके प्रशिक्षण उपरांत मुझे अच्छा मैकेनिकल इंजीनियर बनने में मदद करें। तो अभिक्षमता हमारी वह क्षमता है जो आज की स्थिति है और जो यह पूर्व कथन करती है। अभिक्षमता भविष्य के निष्पादन की ओर पूर्व कथन करने में सहयोगी होती है। वह भविष्य की ओर बताती है कि आप इस क्षेत्र में भविष्य में अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे। कई बार हम लोग अपनी अभिरुचि को ही अपनी अभिक्षमता समझ लेते हैं। मैं कई बार अपने विद्यार्थियों के साथ अपना खुद का एक उदाहरण साझा करता हूं। मेरी खुद की संगीत में अभिरुचि, यदि इसका मापन कर लिया जाए तो यह बहुत अधिक है। दरअसल अभिरुचि होती है कि किसी दो उपस्थित स्थितियों में से हम किसको प्राथमिकता देते हैं। तो निश्चित रूप से जब कभी भी आप मेरी अभिरुचि, मेरा इंटरेस्ट जानेंगे तो मेरा इंटरेस्ट म्यूजिक में ज़्यादा निकल आता है। ये मैं अपने बारे में बात कर रहा हूँ। लेकिन मैं अभिक्षमता की बात करूँ, मेरी शायद संगीत के क्षेत्र में अभिक्षमता उतनी नहीं है। तो यहाँ पे अभिक्षमता और अभिरुचि के बीच का अंतर स्पष्ट होता है। हम अभिक्षमताओं का मापन कई तरह के परीक्षणों से कर सकते हैं। मनोवैज्ञानिकों ने जिस तरह के परीक्षण विकसित किए हैं उनको मुख्य रूप से दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। विशेषीकृत परीक्षण जो कि विशेष तरह की अभिक्षमताओं का मापन करते हैं, और सामान्यीकृत परीक्षण जो कि सम्मिलित रूप से कई अभिक्षमताओं का मापन करते हैं। तो विशेषीकृत अभिक्षमता परीक्षणों में लिपिकीय अभिक्षमता परीक्षण, क्लरिकल एप्टीट्यूड टेस्ट। क्लरिकल एप्टीट्यूड टेस्ट में एक क्लर्क के लिए किस तरह की क्षमताओं की आवश्यकता होती है? क्या वह स्पेलिंग्स, हिज्जे ठीक से पढ़ लेता है? क्या वह गलतियों को देख लेता है, गलतियों को पहचान कर लेता है? क्या वो व्याकरण की त्रुटियों को पहचान कर लेता है? इस तरह की कुछ पद सम्मिलित होते हैं जो कि क्लरिकल एप्टीट्यूड टेस्ट में सम्मिलित हैं। दूसरे तरह के अभिक्षमता परीक्षण है यांत्रिक अभिक्षमता परीक्षण, मैकेनिकल
एप्टीट्यूड टेस्ट, आंकिक अभिक्षमता परीक्षण, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड टेस्ट, शिक्षण अभिक्षमता परीक्षण, टीचिंग एप्टीट्यूड टेस्ट में हम यह जानने का प्रयास करते हैं कि इस व्यक्ति को यदि प्रशिक्षण दिया जाए तो क्या यह एक अच्छा शिक्षक बन सकता है। आजकल हम सिविल सर्विस में भी सिविल सर्विस अभिक्षमता परीक्षण का उपयोग करने लगे हैं कि जब एक व्यक्ति सिविल सेवा में पहुंचता है, एक जिले का कलेक्टर बनता है, डीएम बनता है, तो क्या वह जिले में आने वाली चुनौतियों का सामना ठीक ढंग से कर पाएगा। सिर्फ बुद्धि ही अकेला पर्याप्त नहीं है, उसको उस परिस्थितियों के अनुसार निर्णय लेने की क्षमता होनी चाहिए। तो सिविल सर्विस अभिक्षमता परीक्षण में इस तरह के पद सम्मिलित किए जाते हैं। यदि हम बात करें सामान्यीकृत परीक्षणों की, तो डीएटी और जीएटी दो तरह की परीक्षण मालाएं प्रसिद्ध हैं। डीएटी डिफरेंशियल एप्टीट्यूड टेस्ट है, जीएटी जनरलाइज्ड एप्टीट्यूड टेस्ट है। इन परीक्षणों में अलग अलग तरह के क्षेत्रों को एक साथ सम्मिलित किया गया है और उसके आधार पर हम एक प्रोफाइल तैयार कर लेते हैं कि इस क्षेत्र में व्यक्ति उच्च है, इस क्षेत्र में अपेक्षाकृत कम है, इस क्षेत्र में थोड़ा और ज़्यादा है। तो हम एक प्रोफाइल के बेस पे उसको आगे निर्देशन करते हैं कि आपको इस क्षेत्र में अपना करियर का चुनाव करना चाहिए। अगला हमारा महत्वपूर्ण जो पद है वह है सृजनात्मकता, क्रिएटिविटी। हम सभी लोग क्रिएटिविटी की बात करते हैं, हम सारे के सारे लोग सृजनशील होना चाहते भी हैं। हम सारे लोग कहते हैं कि इस क्षेत्र में सामान्य ढंग से काम नहीं चलेगा, कुछ क्रिएटिव कीजिए, कुछ सृजनशील बन के दिखाइए आप। आज हम यह जानने की कोशिश करेंगे कि सृजनशील हम किसे कहेंगे। क्या सामान्य कार्य करने वाला व्यक्ति सृजनशील हो सकता है, या सृजनशील होने के लिए कुछ खास तरह के काम ही करने होंगे? क्या सामान्य तरह के जो काम कर रहा है वह अपने सामान्य कामों में सृजनात्मकता को जोड़ सकता है? सृजनशील व्यक्ति की हम पहचान कैसे करेंगे? सृजनात्मकता का और बुद्धि का क्या कोई संबंध होता है, और यदि वो संबंध होता है तो वह किस तरह का संबंध होता है? चलिए आगे बात करने से पहले कुछ उदाहरणों की चर्चा करते हैं। भोजन बनाने की एक नई विधि। आप मटर पनीर बनाते हैं, उस मटर पनीर में क्या कुछ नया आज किया है? मिट्टी के बर्तन आप रोज बनाते हैं, आज क्या उसमें कुछ नयापन किया है? कुछ समस्याओं का समाधान हम खोजते हैं, समस्याओं का समाधान खोजने में कुछ नयापन लेके आए हैं? कुछ नई कविता लिखी है क्या? कोई नया चित्र बनाया है क्या? व्हाट्सएप पे मैसेज आते हैं, हम अक्सर उन मैसेज को फॉरवर्ड कर देते हैं। क्या व्हाट्सएप पे कोई नया विचारशील संदेश आपने तैयार किया है? क्या कोई नया विचार दिया है, या किसी स्थापित विचार में कुछ नयापन जोड़ा है? कोई नई रासायनिक क्रिया का पता लगाया है, या नई विधि से रोज का कोई काम आपने नए ढंग से किया है? आप देखेंगे क्षेत्र अलग अलग हैं, किंतु सब में मैंने एक नएपन की बात की है, एक नएपन के तत्व की बात की है। तो सृजनशीलता में एक नयापन होता है, कुछ अलग ढंग से हम समस्या का समाधान ढूंढने की कोशिश करते हैं। लोग ये बोलते हैं कि बुद्धि यदि अधिक है तो सृजनशीलता भी अधिक होगी, सृजनात्मकता भी अधिक होगी। क्या यह सत्य है? कई अध्ययन किए गए, कई अध्ययनों में यह पाया गया कि यह आवश्यक नहीं है। यह बात हो सकता है आपको अटपटी लगे। यह आवश्यक नहीं है कि अधिक बुद्धिमान व्यक्ति अधिक क्रिएटिव, अधिक सृजनशील भी हो। एक व्यक्ति जो बहुत अच्छी समस्याओं का समाधान करता है, बहुत सारे कठिन गणित के प्रश्नों को हल कर लेता है, आवश्यक नहीं है कि वह सृजनशील भी हो। लेकिन एक व्यक्ति जो अपेक्षाकृत सामान्य बुद्धिमान है, लेकिन वह नएपन पे विचार देता है, नया कोई इरादा रखता है, कोई नए ढंग से समस्या को समाधान करता है,
तो वह सृजनशील हो सकता है। एक व्यक्ति बुद्धिमान भी हो सकता है और सृजनशील भी हो सकता है, दोनों चीजें संभव हैं। शोधों में सृजनात्मकता और बुद्धि में सकारात्मक संबंध पाया गया है। यानी ये सच है कि अधिक बुद्धि तो सृजनात्मकता भी उसके साथ साथ बढ़ती पाई गई है। यहाँ बुद्धि बढ़ रही है तो सृजनात्मकता भी बढ़ रही है, लेकिन यह संबंध सीमित ही है। चलिए अब हम बात करते हैं कि सृजनात्मकता का परीक्षण यदि किया जाए तो परीक्षण कैसे करते हैं। बुद्धि में जहाँ हमारे प्रश्नों के जो उत्तर होते हैं वह निश्चित होते हैं, जबकि सृजनात्मकता वाले परीक्षणों में जो पद होते हैं, जो प्रश्न होते हैं, वह मुक्त अंत वाले होते हैं। जैसे कि यदि मैं आपसे पूछूं कि आपके घर में यदि चके लगा दिए जाएं तो कैसा होगा, जरा सोच के बताइए कि आपके घर में यदि चके लगा दिए जाएं तो आप क्या क्या कर पाएंगे और क्या उसके परिणाम होंगे। यदि आपके पंख होते तो आप क्या क्या कर पाते। तो कुछ ऐसी ही चीजें जिनमें आप व्यक्ति को मौका देते हैं कि वह अपनी सृजनशीलता का उपयोग कर सके, अपसारी चिंतन का उपयोग कर सके, अपनी अभिव्यक्ति को विविधता के साथ प्रकट कर सके। इसके अतिरिक्त कुछ परीक्षण विशिष्ट क्षेत्र पर आधारित परीक्षण होते हैं। यदि हम सृजनात्मकता के परीक्षणों की बात करें तो गिलफोर्ड, टॉरेंस, कोगेन, परमेश्वर, वाकर मेहंदी आदि ने सृजनात्मकता के परीक्षणों का निर्माण किया है। यहाँ हम इस भाग का समापन करते हैं। इस भाग में हमने संस्कृति तथा बुद्धि, सांवेगिक बुद्धि, विशेष क्षमताओं और सृजनात्मकता को समझा। धन्यवाद।